हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। एंड आज के सेशन में देखिए, आज हम पार्ट 3 है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्यों डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि भाई आपको CUET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस तो आप कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को क्या कर पाएँ, अटेम्प्ट कर पाएँ, राइट। तो मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे, नाम तो याद हो गया होगा यार, है ना। 5-6 चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए भाई, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे एंड ये याद करने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सो दैट जो कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। ठीक है भाई, तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम बच्चों? प्रीवियस क्लास में हम लोग इमरजेंसी डिस्कस कर रहे थे, ठीक। तो मैंने आपको सिर्फ एक जनरल एक आइडिया दिया था कि इमरजेंसी जो है वो क्या होती है एंड क्या सरकमस्टांसेस थे, मतलब क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे क्या पॉलिसीज़ या रूल्स फ्रेम किए जा रहे थे जिसकी वजह से इस तरीके की कंडीशन जो है वो खड़ी हुई कि हमें क्या करना पड़ा। इमरजेंसी जो है हमें तो पढ़नी पड़ी, उस टाइम लगानी पड़ गई देश में इमरजेंसी, ठीक है भाई। तो प्रीवियस सेशन में चैप्टर 6 का जो 1 और 2 था उसमें हमने यही डिस्कस किया था। आज के सेशन की हम बात करें तो द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर पार्ट 3। होपफुली अब तक तो डेमोक्रेसी का मीनिंग एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। पार्टीशन के बाद हमारे देश के जो लीडर्स थे उनका ये क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई देश में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी है, इसीलिए फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो करवाए गए। इलेक्शंस को क्या बोला जाता है, चुनाव को क्या बोला जाता है? बोला जाता है दी कार्निवल्स ऑफ डेमोक्रेसी, एक त्यौहार के जैसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए है ना। डेमोक्रेसी मतलब क्या? बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो हम लोग, आप मेरे जैसे लोग जो देश के नागरिक हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं, तो हमें वोट डालने का अधिकार मिलता है। इसीलिए इलेक्शंस में हमें क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए है और उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए है। इलेक्शन की इम्पोर्टेंस, आपके इलेक्शन से भी ज़्यादा आपके वोट की जो इम्पोर्टेंस है ना, एक जो आपका वोट है वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसी को रियलाइज़ करवाने के लिए हर साल 25 ऑफ जनवरी को क्या सेलिब्रेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? प्रीवियस क्लास में मैंने बताया है नेशनल वोटर्स डे। इस दिन क्या किया जाता है? इस दिन लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है, लोगों को जागरूक बनाया जाता है। देखिए, जो जागरूक हैं पहले से उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, उनको पता है ना कि भाई वोटिंग होनी है। जैसे ही इलेक्शन, आप लोग इतना सुनते होंगे ना, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम बात करें तो न्यूज़ में आ जाता है, न्यूज़पेपर्स में आ जाता है, गलती से अगर नज़र पड़ जाती है हमारी तो, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, अनाउंस कर दिया कि देश के 4 या 5 स्टेट्स में इस मंथ में क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, तुरंत जुट जाती हैं अपना एजेंडा पूरा कि भाई कैसे लोगों को हम ये कॉन्फिडेंस दिलाएं कि अगर आप हमको चूज़ करोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब अल्टीमेटली देखो, घूम फिर के बात कहाँ आती है कि आपका जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको मिस नहीं करना है, आपको वोट देना ही देना है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। खैर सभी मुद्दे की बातें हैं, जितनी नॉलेज जहाँ से मिल जाए उतनी बटोर लेनी चाहिए है। इमरजेंसी की हम बात कर रहे थे और आज के लेक्चर की अगर हम बात करें तो आज का लेक्चर जब हम मतलब पढ़ के फ्री होंगे, जो भी 30, 35, 40, 50 मिनट के बाद, तो क्या क्या सीख चुके होंगे हम? पहला, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर क्यों हुई, क्या कंडीशन आन पड़ी थी, वो डेट आपको याद रखनी है, किसके द्वारा डिक्लेयर की गई है आपको पता होना चाहिए है, ठीक है। सारी सिचुएशन और सरकमस्टांसेस, ठीक है भाई। इसके अलावा व्हाट इज इमरजेंसी आज डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी होती क्या है? जैसे मैंने बताया था, जनरली जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं इमरजेंसी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मेडिकल इमरजेंसी की बात करते हैं, है ना। आपातकाल मतलब किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो गई, तो उनको फटाफट जो है वो हम कहाँ लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या थी, किस तरीके से लगाई गई, एंड जब इमरजेंसी लग गई देश में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए,
ठीक है भाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिवेंटिव डिटेंशन, इस पे मैं बात करूंगी। देखो ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, आपको पता होनी चाहिए हैं, ठीक है भाई, क्योंकि वन लाइनर मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है आपसे पूछ ले CUET में एग्जामिनर कि भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म प्रिवेंटिव डिटेंशन, बताओ। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे एंड मतलब जो सबसे एक्यूरेट जो डेफिनेशन होगी वो आपसे मतलब एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसको चूज करो। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। एंड द लास्ट, ओपिनियन ऑन इमरजेंसी, कि जब देश में इमरजेंसी लगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे तो कौन मतलब जो लोग थे वो क्या बोल के फेवर कर रहे थे इमरजेंसी को कि नहीं नहीं ठीक है भाई, अभी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि देश में इमरजेंसी जो है वो लगनी चाहिए है। पर कुछ लोग ऐसे थे जो इसका क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे कि भाई इमरजेंसी जो है वो नहीं लगनी चाहिए थी देश में। सॉरी, यस। तो आज ये 5-6 टॉपिक बच्चों अच्छे से सुनना ध्यान लगा के, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है भाई। चलिए अब सो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की अगर हम बात करें, थोड़े से मतलब देखो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सीधे सीधे क्या फैक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ डेट जो हैं वो याद रखना ज़रूरी हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम डेट्स जो हैं वो याद नहीं रहती हैं, फैक्ट्स जो हैं वो याद नहीं रहते हैं। हिस्ट्री में ऐसा ज़्यादा होता है। पॉलिटी में क्या होगा, आपको आर्टिकल्स याद नहीं रहेंगे, कभी जो कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो याद नहीं रहेगा। तो कैसे याद करोगे, एक दिन में नहीं याद होता बच्चों। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें रिविजन करना है बार बार, ठीक है भाई। तो रिवाइज करनी है हमें चीज़ें। अब देखिए, सो 12 जून 1975 को, 12 जून 1975 को जस्टिस JL सिन्हा, कौन से कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो थे, उन्होंने डिक्लेयर क्या किया था कि वो जो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था, हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, होपफुली आपको याद होगा, उसको क्या, उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है भाई। मैंने बताया था आपको। फिर इस डिसीजन के अगेंस्ट अपील हुई थी। अपील कहाँ होगी, देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हम कह सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के डिसीजन से कहाँ जाते हैं हम, हाई कोर्ट में अपील करते हैं, है ना। एंड हाई कोर्ट से हम कहाँ जाके अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। तो यहाँ डिसीजन किसने दिया था, यहाँ पे डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया था, ठीक है भाई। तो सरकार ने मतलब इंदिरा गांधी की जो उनके सपोर्टर्स थे, सबने कहाँ पे भाई अपील की, हाई कोर्ट में जाके अपील कर दी। तो हाई कोर्ट ने जब ये जो मुद्दा ये जो चल रहा था उसको कंसीडर किया, सुना। अब भाई जो लीगल प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इतनी जल्दी सोल्यूशन नहीं आ जाता है किसी भी चीज़ का, राइट। तो भाई उसमें क्या होता है, उसमें वेट करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को बोल दिया था कि आप जो है क्या, आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं हो अभी, बट येस यू कैन कंटिन्यू एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट आप कैबिनेट की मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते हो। डूज एंड डोंट सुप्रीम कोर्ट ने अपने दे दिए। कब तक, जब तक कि फाइनली कोई डिसीजन नहीं आ जाएगा इस मैटर पे, ठीक है भाई। अब जब भाई PM के आपने जो इलेक्शंस हैं उनको इनवैलिड बोल दिया, chaos तो हो जाएगा कंट्री में हो गया क्राइसिस बहुत बड़ा वाला, ठीक है भाई। तो काफ़ी मूवमेंट्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे आपके। एंड इकोनॉमिक कंडीशन देश की मैंने बताई थी आपको कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो गिरता जा रहा था, फ्यूल के प्राइसेस जो है वो बढ़ते जा रहे थे, तो फूड के प्राइसेस आपके बढ़ गए थे, मॉनसून फेल हो गया था, तो ड्राउट और काफ़ी सारी चीज़ों से देश जो है वो उस समय जूझ रहा था। और अब नया क्राइसिस क्या था, ये पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था, ठीक है भाई। तो इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो साथ में आ गई। तो अब क्या होगा, अब तो इमरजेंसी तो लगनी थी ना, क्यों लगी, अब देखो आगे बढ़ेंगे। तो 12 जून 1975, दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है भाई। अब मैम ये बता दो, ये इमरजेंसी किस चिड़िया का नाम है, होती क्या है, हमें कैसे पता लगेगा देश में कि इमरजेंसी लग गई। देखो सिंपल सी बात, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो बार बार जब भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे आगे जाके, और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो, लॉ पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ोगे बच्चों, तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को कोट क्यों किया जाता है, क्योंकि मैंने आपको डे 1 बताया था दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। चलिए, सो व्हेन, अब देखना एक एक वर्ड जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। इमरजेंसी क्या है, व्हेनेवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देखिए क्या पॉसिबिलिटी, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ऑफ एनी मेजर एक्सटर्नल, पहला,
सेकंड इंटरनल, एंड थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब एक्सटर्नल क्या, बाहर से कोई अटैक कर दे, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका, मालदीव्स, नेबरिंग कंट्रीज, या भाई उनसे भी दूर दराज वाले हमारी किसी से ठन गई और उन्होंने बिना बताए बिना कुछ किया हम पे अटैक कर दिया, हम प्रिपेयर ही नहीं थे, उस केस में इमरजेंसी लग सकती है। दूसरा इंटरनल, अब मैम इंटरनल क्या, घर का बेदी लंका ढाए वैसी वाली सिचुएशन हो गई, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, लोग अगर सड़कों पे आ गए, सरकार के अगेंस्ट हो गए, या और किसी तरीके से आपको रिवॉल्यूशन जो है वो देखने को मिला। जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हम डील करेंगे अगली एनसीईआरटी में, तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, देखिए नेबरिंग कंट्री है और वैसे भी हमेशा 36 का आंकड़ा रहता ही है, तो आपको पता लगेगा कैसे वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कितना मुश्किल हुआ वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। क्यों? क्योंकि आर्मी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, ठीक है। तो क्या था, मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, पॉलिटिकली कंट्री जो है वो स्टेबल नहीं थी, बार बार गवर्नमेंट गिर जाती थी, कभी डेमोक्रेसी कभी आर्मी, कभी डेमोक्रेसी कभी आर्मी। तो उस तरीके की चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिवोल्ट, जब आप ही के लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, राइट, ठीक है भाई। इंटरनल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अरे ये वैसी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो मंथ के लास्ट के 5 दिन में हमारे पास आके खड़ी हो जाती है। हो जाता है कि नहीं होता है, सबके साथ होता है। अब घर से तो लिमिटेड ही पैसा आता है भाई, एंड अब आप ये बोला नहीं नहीं मैम जो लोग कमाते हैं वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाते होंगे, बेटा उनका भी ऐसा होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करते करते ना आटे दाल का भाव पता लग जाता है, ठीक है। तो वो लास्ट के 5 दिन सब खींचतान के ही निकालते हैं। तो कंट्री के साथ भी वही हुआ। कंट्री के साथ क्यों होता है? क्योंकि लोग टैक्स नहीं पे करते हैं, है ना। अब टैक्स आप आई एम श्योर आप लोग अपने इकोनॉमी सेशंस में पढ़ रहे होंगे, आपका डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। चलो ये तो बोलो मैम सर के ऊपर से जा रहा है, इनकम पे टैक्स तो देते हैं पेरेंट्स, है ना। पापा को जो सैलरी आती है, मम्मा को जो सैलरी आती है, आपके सिबलिंग्स को जो सैलरी आती है, उस पर तो हर साल ITR फाइल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो आप वो टैक्स देते हो जब सरकार को, सरकार उसी से काम करती है। अब सरकार को टैक्स मिल नहीं रहा, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार कैसे काम करेगी, राइट। चलिए भाई, तो सरकार कैसे काम करती, तो उस केस में भी इमरजेंसी लग सकती है। तो यहाँ पे 3 चीज आपको याद रखनी है, क्या, इंटरनल थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर होगी कंट्री में, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 इन्वोक किया जाएगा। तो जब भी इमरजेंसी की बात होगी हम सीधे आर्टिकल 352 की बात करेंगे, जो कि इमरजेंसी की बात करता है, तो वो सरकार के द्वारा इन्वोक कर दिया जाएगा। उस समय भी ऐसा ही हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया भाई, पीएम का जो इलेक्शन है उसको इनवैलिड बोल दिया गया, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम चली रही थी, फूड क्राइसिस था, फ्यूल महंगा हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो क्या हुआ भाई, सरकार ने प्रेसिडेंट को बोला कि आप क्या करो, आप इमरजेंसी घोषित कर दो। अब किसने डिक्लेयर की? दिस इज अगेन एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड अब मैम इमरजेंसी लग गई तो क्या होगा देश में, अगर डिक्लेयर कर दिया गया, चलिए आपकी बात मैम हमने मान ली कि प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया क्या कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। सो ऑल दी पावर, हर तरीके की पावर जो थोड़ी बहुत भी सबके पास थी, किसके हाथ में चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है ना, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट बिकम्स ऑल पावरफुल, सारे डिसीजंस हम लेंगे, अपने हिसाब से हम सारा काम करेंगे। अब सोचो, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को बोला गया क्या कि आपका डिसीजन जो है वो आपका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है ना, आप लोग इस तरीके से काम वाम नहीं कर रहे हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने इमरजेंसी लगवा दी। अब इसके बाद तो भाई देखो, जब सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाएगी, तो सिचुएशन जो थी देश में वो क्या हो गई, कंप्लीटली चेंज हो गई, ठीक है भाई। तो देश में सिचुएशन आपकी बदल गई, राइट। चलिए ना, अब ये सब हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या, इमरजेंसी क्या होती है, जब भी हमें थ्रेट होता है, हमें एज इन देश को, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछोगे तो मैम क्या पूरी कंट्री को थ्रेट होना चाहिए है, पूरे देश को थ्रेट होगा तभी इमरजेंसी लगेगी? नहीं बच्चों, यस। यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, अगर देश के किसी पार्ट में भी कहीं भी कोई भी थ्रेट इस तरीके का आता है तो भी इमरजेंसी आपकी लग सकती है, ठीक है भाई। अब
इमरजेंसी लग गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए भाई, तो इसके अब देश में 1975 के बाद लग गई तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, रोक लग गई काफ़ी चीज़ों पे। तो द फ्रीडम ऑफ प्रेस नंबर 1 and some of the, mark my words, some, not all, some of the fundamental rights of the citizens were suspended। देखो भाई, अब फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर मैं बात करूं तो चलो अभी मैं समझा देती हूं क्या। आर्टिकल 19 जो है डील्स विद योर फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब प्रेस को रोकने से फ़ायदा क्या होगा, प्रेस का काम क्या होता है। प्रेस इज़ लाइक, चलो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, कोई से भी मीडिया की अगर हम बात करें तो प्रेस को रोक अगर लगा देंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, लोगों तक बातें नहीं पहुंचेंगी। आज की डेट में हमें सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स बना के डालते रहते हैं लोग, या फिर कहाँ से, टीवी चैनल्स से, रेडियो से, न्यूज़पेपर्स से। यही है मोड सारे जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है भाई, तो जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी और कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या थे आपके भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किए हुए हैं। इसके लिए हम अलग से क्या करेंगे, एक सेशन जो है उसको लेंगे और उसमें बहुत बढ़िया तरीके से फंडामेंटल राइट्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो ये राइट्स किसको मिले हैं, सिटीजन्स को दिए गए थे। राइट टू प्राइवेसी है ना, जैसे ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, या राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ये सारे राइट्स हमें मिले थे। तो इनमें से कुछ को सस्पेंड कर दिया गया। मतलब अब आप देख रहे हो इमरजेंसी में क्या हुआ, प्रेस पे रोक लगा दी गई और हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। अब तो लोगों ने क्या किया, ऑब्वियसली लोग प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या ऑल दी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एंडेड, उन पे रोक लगा दी गई। कैसे, जो स्ट्राइक्स थी, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन कर दिया, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। अब आप समझ गए इमरजेंसी कैसे लगी, आपके तो अधिकार ही छिन गए। ठीक है, एंड ऑपोजिशन लीडर्स वर पुट इन जेल। ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको उठा के कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। ठीक है भाई, इसके बाद पार्लियामेंट ने भी क्या किया। पार्लियामेंट क्या है बच्चों, मैंने बताया था, लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या, पार्लियामेंट क्या करती है, लॉ मेकिंग इसका काम है। कानून बनाने का काम कौन करती है, पार्लियामेंट करती है। तो भाई पार्लियामेंट ने भी अपनी पावर का यूज़ करके क्या किया, कुछ नए चेंजेस लाई, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है भाई, तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए हमारे, किसके किसके कॉन्सिक्वेंसेस हुए भाई, आपके इमरजेंसी के। इसके बाद अब देखो, प्रेस सेंसरशिप की बात आ गई। यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड है, कीवर्ड है, जो कि आपको हाँ याद रखना है, प्रेस सेंसरशिप। ये क्या होती है, सो द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट वाज नीडेड टू पब्लिश एनी आर्टिकल और मैटर। देखो ये सबसे खतरनाक चीज हो गई, दैट प्रायर अप्रूवल। कैसे सस्पेंड किया गया था प्रेस के राइट को, कि ठीक है बंद नहीं कर दी, ताला नहीं लगा दिया कि पेपर छपेंगे ही नहीं या न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ही नहीं होगी। क्या बोल दिया गया कि भाई आपको कुछ भी पब्लिश करना है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज़, सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। समझ गए, इसको क्या बोला गया, प्रेस सेंसरशिप। उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। ठीक है, ये कीवर्ड है, याद रख लेना। ठीक है भाई, कि प्रेस सेंसरशिप की जब भी हम बात करेंगे, इट मीन्स प्रायर अप्रूवल चाहिए है हमें, किसका किसका चाहिए है, आपका गवर्नमेंट का, राइट। चलिए ना, हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑपोजिशन लीडर्स दे वर पुट इन जेल। ऑब्वियसली देखिए, हम पहले भी सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपोजिशन का काम क्या होता है, गवर्नमेंट का जो मैटर्स होते हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनको क्या करना, क्रिटिसाइज करना, राइट, क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो और क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है लाइफ में ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हम मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस करते हैं कभी, या आप कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, तो टीचर्स से फीडबैक हम क्यों लेते हैं। मैम हमको बताती थी ना स्कूल में भी कि ये देखो ये आपने गलत लिखा, या ये पॉइंट आपने नहीं सही लिखा है, इसको आप और अच्छे तरीके से, मतलब यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट आपका हुआ है, या यहाँ पे देयर इज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, यहाँ गलती करो, यहाँ नहीं कर रहे हो। तो सिमिलरली ऑपोजिशन का भी काम वही होता है। अब यहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रिकैरियस हो गई थी,
तो वो लोग बिल्कुल क्या रोड पे आ गए थे, तो भाई ऑपोजिशन के लीडर्स को कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, ठीक है भाई। सो पीपल वर अरेस्टेड, अब लोगों को अरेस्ट किया गया यूजिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन, अनदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो क्या होता है, डिटेंशन इज लाइक डिटेन कर लेना किसी को भी, है ना। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की हम बात अभी, खैर मैं अगली स्लाइड में आपको समझाऊंगी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है भाई। तो लोगों को अरेस्ट किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल करके, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि पार्लियामेंट ने अपनी पावर का यूज करके, क्योंकि पार्लियामेंट का काम होता है लॉ मेकिंग, कानून विधि बनाना, ठीक है भाई, तो उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट क्या होते हैं बच्चों, सम चेंजेस, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, ठीक है भाई। किसमें किए गए, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही किए गए, ठीक है भाई। तो क्या चेंजेस किए गए, दो मेजर चेंजेस की बात की गई कि जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब देखो ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को क्या कर दिया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। अभी आप समझे, ठीक है भाई। तो उनको इलेक्शंस को इनवैलिड आपका डिक्लेयर कर दिया, ठीक है भाई। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। चेंज कर दिया तुरंत पार्लियामेंट ने। और द टर्म ऑफ दिस लेग इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर की जो टर्म है उसको क्या किया, उसको 5 साल से 6 साल कर दिया। 5 साल नहीं रहेगी, 6 साल रहेगी। अब आप देखो ना, आप इनवैलिड बोल सकते हो इलेक्शंस को, ना 5 साल तक आप लिमिट लगा रहे हो, हमने 6 साल कर दिया। तो ये चेंजेस किसने किए, पार्लियामेंट ने किए, ठीक है भाई। चलिए, तो ये क्या हो गए आपके कॉन्सिक्वेंसेस। बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की। तो मैम ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या था, तो देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज व्हेन अ पर्सन इज हेल्ड इन पुलिस कस्टडी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन, सिर्फ शक के आधार पे। अरे वो सीआईडी में होता है ना दया, ठीक है। सो सिर्फ शक के आधार पे पुलिस को ऐसा लगता है कि ये इंसान गलत काम कर सकता है ना, तो सिर्फ शक के बिना पे उसको क्या, उसको धर लिया जाएगा कि भाई ये कोई हार्म ना, इसको बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशनरी मेजर हो गया कि भाई हमें लगता है कि ये जो है ना, ये कोई क्राइम कर सकता है, सोसाइटी के लिए थ्रेट हो सकता है, तो इस बंदे को पहले ही धर लो। तो उसका मिसयूज़ किया गया और क्या किया गया, उसका इस्तेमाल करके लोगों को अरेस्ट किया गया कि भाई जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं रोड पे आके, जो भी है भाई आपकी सिक्योरिटी, ठीक है ना, जो भी शांति भंग कर सकते हैं अगर, तो उन सबको क्या किया गया, आपका डिटेन कर लिया गया। अच्छा मुझे ये बताओ, हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन, सिमिलर सी ये टर्म कहाँ सुनी है आपने, बताओ कहाँ सुनी होगी। हाँ जी बच्चों, रोलेट एक्ट पढ़ा है 1919, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है आपका, काला कानून बोला जाता है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने सिमिलरली यही चीज़ की थी, इसको काला कानून यही बोला जाता था कि लोगों को सिर्फ शक के बिना पे उठा लिया जाता था, उनको डिटेन कर लिया जाता था और उनको कोई लीगल हेल्प नहीं लेने दी जाती थी, ठीक है भाई। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है भाई। तो अभी के लिए सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन का मीनिंग क्या हुआ, शक के आधार पे किसी को अरेस्ट कर लेना, ठीक है। चलिए, क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वो इंसान वो क्राइम कर ही ना पाए, रोक लेना उसको, ठीक। चलिए, राइट। अब बात करेंगे कि भाई ये जो इमरजेंसी लगी, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, इस पर क्या ओपिनियन आई, है ना। ओपिनियन एज इन मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्या कर रहे थे, फेवर कर रहे थे इमरजेंसी को, और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो ऐसे थे जो कि क्या अपोज कर रहे थे। तो भाई जो फेवर कर रहे थे वो क्या बोल रहे थे, उनका कंटेंशन अपना क्या था, वो बोल रहे थे कि इमरजेंसी जो है वो क्या है, आपकी नेसेसरी है, इमरजेंसी जो है वो क्या है, वो ज़रूरी है, ठीक है भाई। और ऑपोजिशन की माने तो इमरजेंसी वाज रॉन्ग टू इम्पोज, मतलब जो कि इमरजेंसी का विरोध कर रहे थे उन्होंने बोला नहीं भाई ये तो बहुत गलत है, आपने ऐसे कैसे इमरजेंसी
लगा दी। ठीक है, तो ये दो ग्रुप्स थे। अब इन दोनों ने क्या क्या बोला, क्यों इन्होंने ऐसा बोला कि इमरजेंसी ज़रूरी थी, या दूसरे ग्रुप ने क्यों ऐसा बोला कि इमरजेंसी ज़रूरी नहीं थी, उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो पहले फेवर वाले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जिन लोगों ने अपोज किया उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ग्रुप ऐसे थे जो कि बोल रहे थे कि नहीं भाई इमरजेंसी जो है वो सही है, लगाई गई, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बार बार रिवोल्ट हो रहे थे देश में, स्ट्राइक्स हो रही थी, लोग रैली कर रहे थे, है ना, हमें रिवॉल्यूशंस देखने को मिल रहे थे, हमें सॉर्ट ऑफ रिवोल्ट देखने को मिल रहे थे, काफ़ी सारी स्ट्राइक्स से, रैलीज से देश जो है वो जूझ रहा था। तो उस तरीके से बार बार सरकार को काम करने में क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। तो गवर्नमेंट को काम करने में दिक्कत हो रही थी भाई, इसलिए सरकार ने क्या किया, इमरजेंसी लगा के सारी पावर अपने हाथ में ले ली, वो लोग ये बोले। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल भाई मैं आपको बताऊँ, अगर बैंक के जो वर्कर्स हैं वो रिपीटेडली क्या करेंगे, बार बार आपकी स्ट्राइक कर देंगे, तो काम तो रुक ही जाएगा ना सरकार का, मैंने बताया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ये जो ओपोनेंट्स हैं, जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट्री वे नहीं लिया, नॉन पार्लियामेंट्री वे, है ना, उन्होंने गलत तरीके से ये जो इलेक्शंस है ना उसको इनवैलिड प्रूव करवा दिया। ठीक है, तो इंदिरा गांधी को रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गलत रास्ता जो है वो यूज़ किया। ठीक है भाई, तो इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा के क्या किया, सही काम किया। ठीक, तीसरा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, ये ऐसे बोला जाता है ना जनरली, बाहरी शक्तियों का हाथ है इसमें। ठीक है, तो बाहर की जो कंट्रीज हैं वो हमारे देश की पॉलिटिक्स को क्या कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, इसीलिए इमरजेंसी वाज नेसेसरी। ठीक है भाई, और इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या इमरजेंसी को किसका, सीपीआई का सपोर्ट मिला। सीपीआई क्या थी, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। फटाफट से दिमाग पे जोर डालो और ये याद करो, क्या सीपीआई ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था इलेक्शंस में, कांग्रेस से मेरा मतलब है इंदिरा गांधी को, या नहीं किया था। तो सीपीआई ने बोला कि नहीं भाई इमरजेंसी लगाना तो नीड थी, बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज सिचुएशन और हाथ से निकल जाती। ठीक है, बात करेंगे किसकी, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि भाई इमरजेंसी क्यों ज़रूरी थी। जो फेवर में जो लोग थे वो बोल रहे थे कि ये जो क्योस हो गया देश में, ऑलरेडी देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से देश जूझ रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी देश में चल रही थी, और ये क्योस जो हो गया ना, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो क्या हो गई भाई, डाइवर्ट हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई। जैसे एग्जाम्स के टाइम पे ज़्यादा इंस्टाग्राम चलाओगे, स्नैपचैट चलाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, आप लोग भी क्या हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और डाइवर्ट हो जाओगे। ठीक है भाई, तो वो नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि क्योस की वजह से ये जो सब कुछ चल रहा था, तो भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सब कुछ मैनेज करना, तो उसकी वजह से सरकार जो है, जो एक्चुअली मेन काम क्या होता है सरकार का, डेवलपमेंटल काम करना, डेवलपमेंट करना, वेलफेयर गवर्नमेंट के जैसे काम करना, सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना, है ना, हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज फ्रेम करना। तो भाई सरकार डाइवर्ट हो गई क्योंकि उसको ये सारे मूवमेंट्स, रिबेल्स, स्ट्राइक्स इनसे डील करना पड़ता था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो बोले गए थे फेवर में कि इमरजेंसी जो है वो क्यों सही थी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑपोजिशन की बात करें। ऑपोजिशन से मेरा मतलब है वो ग्रुप जिसने बोला कि भाई इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी मतलब मिसयूज किया गया, इमरजेंसी लगाना जो है वो सही नहीं था। तो उन लोगों ने क्या क्या बोला, उन्होंने बोला इंदिरा गांधी मिसयूज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विच आर मेंट फॉर सेविंग द कंट्री टू सेव हर पर्सनल पावर। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मान लिया कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रावधान है ना, कभी सिचुएशन ऐसी आ भी सकती है। तो जो लोग अपोज कर रहे थे इमरजेंसी को, उन्होंने बोला कि भाई जो इमरजेंसी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए थे वो देश को बचाने की बात करते थे, है ना, वो देश के लिए थे, परंतु इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने पर्सनल फेवर के लिए यूज़ किया, अपनी पावर को बचाने के लिए यूज़ किया, इसीलिए ये इमरजेंसी लगाना क्या है, गलत है। ठीक है भाई, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या उन्होंने बोला कि भाई देश कैसा है हमारा, डेमोक्रेटिक है ना, क्या है हमारे यहाँ पे, डेमोक्रेसी है, तो लोगों को अधिकार है किस चीज़ का, सरकार के अगेंस्ट बोलने का। ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रोड पे आप तलवार चाकू लेकर आ गए,
पीसफुल तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो रिवोल्ट हो रहा था, अगर कोई चीज़ लोगों को सरकार की नहीं पसंद आई, भाई सरकार चुनी किसने, लोगों ने ही चुनी है ना। आप कोई चीज़ सरकार की अगर नहीं पसंद आई तो क्या करोगे आप अगेंस्ट जाओगे, आप बोलोगे तो गवर्नमेंट को कि भाई आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, आपने ऐसे ऐसे किया है और ये चीज़ हमें सही नहीं लग रही है, ठीक है। तो लोग भी वही कर रहे थे, तो ये गलत था लोगों को या उस रिवोल्ट को सप्रेस करना। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में तो ऐसा हो सकता है ना, आप सप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है भाई। तीसरा, नो वायलेंस ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट। और दूसरी बात, यस देखो मैंने क्या बोला कि प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं पीसफुल मीन्स का इस्तेमाल करके। तो सेम चीज़ यहाँ पर हुई कि जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, उनमें कहीं भी वायलेंस नहीं हुई थी। वायलेंस मतलब क्या होता है बच्चों? अहिंसा, मतलब सॉरी, वायलेंस मतलब हिंसा। तो वो मूवमेंट तो कैसे थे? हिंसक नहीं थे, नॉन वायलेंट थे, ठीक है। तो भी आपने सप्रेस कर दिया, तो भी लोगों को आपने प्रोटेस्ट नहीं किया। सो दिस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। बहुत बढ़िया। इसके बाद चौथा, देखो लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है देश में? कंट्री की अगर हम बात करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों? तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फटाफट से दिमाग चलाओ, जैसे ही मैं बोलूँ, जिस मोमेंट में बोलूँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिमाग चल जाना चाहिए कि होम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंटली। पेपर में पूछा जा सकता है, यू नेवर नो क्या पूछ लिया जाए क्या नहीं पूछा जाए, ठीक है भाई। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसने तो बोला ही नहीं था ना कि देश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है या बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है या सिचुएशन ख़राब हो गई है, हम कैसे मैनेज करें। तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या बोला? इट डिड नॉट से दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएटेड। मतलब उनकी तरफ से तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब हो गया है तो इमरजेंसी लगा दो या हम संभाल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को, है ना। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स थे, है ना, ये सारे के सारे कंटेंशन किसकी तरफ से आए? उनकी तरफ से आए जो कि क्या इमरजेंसी का अपोज कर रहे थे। अब देखो, तो ये कुछ लोगों ने फेवर किया, कुछ लोगों ने क्या किया? अपोज किया। ठीक है भाई, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है और सबको अधिकार होता है अपनी बात जो है उसको क्या करने का, आगे रखने का, लोगों तक अपनी बात जो है उसको पहुंचाने का सही तरीके से, ठीक है भाई। तो हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि फेवर में क्या बोला गया भाई। जिन लोगों ने फेवर किया उन्होंने बोला क्या कि बार बार स्ट्राइक हो रही थी, बार बार रैली हो रही थी, सरकार काम नहीं कर पा रही थी, सरकार का फोकस जो है वो डेवलपमेंटल वर्क से किसी और तरफ जा रहा था, है ना। और ये कॉन्स्पिरेसी थी और जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत तरीका रूट जो है वो लिया था इस तरीके से, तो इमरजेंसी लगाना सही था। और जो लोग अपोज कर रहे थे उन्होंने बोला कि नहीं भाई, वो प्रोविजंस जो कि सिर्फ देश को आपके देश के लिए थे, है ना, देश के प्रोटेक्शन के लिए थे, देश को बचाने के लिए थे, वो इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल पावर जो है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ किया, ठीक है भाई। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इट इज़ रॉन्ग टू सप्रेस द रिवोल्ट। गवर्नमेंट को रादर बात सुननी चाहिए थी लोगों की कि आप रिवोल्ट कर क्यों रहे हो, क्या दिक्कत है, बैठ के बात करनी चाहिए थी, ठीक है ना भाई। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, चलो ठीक है मान लिया रिवोल्ट हो भी रहे थे पर वायलेंस तो नहीं हुई ना, ठीक है। तो फिर वो थ्रेट कैसा? जब वायलेंस ही नहीं हुई तो थ्रेट कैसा? सो नो वायलेंस ड्यूरिंग दी प्रोटेस्ट। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से भी आज सच कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो यही सारी चीज़ें जो हैं बोल कर, देख कर, कंसीडर कर कर क्या किया गया भाई? ये बोला गया कि इमरजेंसी जो लगी वो सही नहीं थी, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं कंक्लूड करेंगे, नहीं तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी और फिर हमें क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर आज की क्लास की बात मैं करूं तो हमने क्या क्या सीखा? काफ़ी सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली, जैसे कि हमने किस चीज़ पे बात की? हमने बात की इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के अलावा हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने सीखी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। इसके बाद इमरजेंसी पर हमने देखा क्या? ओपिनियन, ठीक, एंड दी कॉन्सिक्वेंसेज। इमरजेंसी पे लोगों की ओपिनियन क्या रही, क्या नहीं रही, और उसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, हमने उसकी भी बात की। तो इन सारी चीज़ों पे हमने क्या किया? डिस्कशन किया, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। और
और क्या डिस्कस किया, जो जो कंटेंशन दी गई उन लोगों के द्वारा, जो लोग फेवर कर रहे थे और जो लोग अपोज कर रहे थे इमरजेंसी का, वो तो पता है। अब देखो बार बार मैं इन चीज़ों पे बार बार क्यों आपका एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से कि आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा CUET में कि जो लोग फेवर कर रहे थे इमरजेंसी का उन्होंने क्या बोला, वो क्या बोल के फेवर कर रहे थे। तो 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, इस तरीके के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यूनिमॉन्क्स पे हमारी जो कोशिश है वो यही है कि CUET का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम है, जो सिलेबस है, चीज़ें हैं, उनको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए क्या, सिलेबस को हैंडल करना, अल्टीमेटली एग्जाम को हैंडल करना, है ना। तो आप विदाउट एनी प्रेशर जाके, जिस दिन आपका D-Day हो उस दिन जाके आप एग्जाम दो और पेपर देने के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, किसी का हो चाहे ना हो, मुझे तो DU में या और किसी यूनिवर्सिटी जो मैं चाहता हूँ वहाँ पे या चाहती हूँ फॉर दैट मैटर्स, मुझे तो एडमिशन मिल रहा है। तो भाई एडमिशन पाने के लिए, CUET को ईजिली क्रैक करने के लिए और हमें करना क्या होगा, यूनिमॉन्क्स के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा फटाफट से, ताकि CUET से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है उसको हम मिस नहीं करें, ठीक है भाई। तो चलिए इसी के साथ सेशन को वाइंड अप किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू।